हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? कौन कौन इनमें से सेट्स हैं हमको चेक करना है एंड जस्टिफाई योर आंसर। जो आंसर आप दे रहे हैं उसको जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स of a year, months of a year beginning with the letter J। एक ऐसा कलेक्शन बनाए जो कि months of a year के नेम देता हो और सिर्फ वो वाले मंथ्स लेना है जो कि बिगिन करते हैं with the letter J। सोचिए क्या क्या मंथ्स आएंगे। ऑफ कोर्स जनवरी के बाद जैसे स्टार्ट होने वाला आपको मिलेगा जून और उसके बाद मिलेगा जुलाई। और कोई मंथ है क्या? नहीं। क्या सब लोग यही कलेक्शन बनाएंगे या अलग अलग लोग अलग अलग कलेक्शन बनाएंगे? ये सोच लीजिए। जब आपको कंफर्म हो जाता है कि चाहे किसी से भी हम पूछें सभी लोग यही वाला कलेक्शन बनाएंगे तो हम बोल देते हैं यस इट इज ए सेट। आपका आंसर क्या होगा? यस इट इज ए सेट बिकॉज द टर्म months of a year beginning with the letter J is well defined। ऐसा लिख लीजिएगा, ये आपका जस्टिफिकेशन हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। फिर सोचिए, अगर आप अलग अलग लोगों से कहें कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन बनाएं तो क्या सब लोग सेम कलेक्शन बनाएंगे? नहीं। अलग अलग लोगों का इस बारे में अलग अलग ओपिनियन आएगा, इसलिए दिस इज नॉट ए सेट। आंसर में आप क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज द टर्म 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड। अगर यस होगा तो लिखेंगे दिस टर्म इज वेल डिफाइंड और नहीं होगा तो लिखेंगे द टर्म 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड। इसी पैटर्न पर आपको सारे आंसर्स लिखना होंगे। थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सोचिए, अगर आप अलग अलग लोगों से कहें तो क्या सभी लोग सेम टीम बनाएंगे, सेम लिस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स बनाएंगे? नहीं। तो अगेन इट इज नॉट ए सेट। हमारा आंसर होगा दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज द टर्म 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। अगेन हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में किसी से भी कह दीजिए कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज बनाए, क्या सब लोग सेम लिस्ट बनाएंगे? अब इसमें ऐसा नहीं सोचना कि अरे किसी को तो सारे बॉयज के नेम्स भी याद नहीं होंगे, किसी को पता ही नहीं होगा कि कौन हमारे क्लास में है कौन हमारे क्लास में नहीं है। यहाँ पर हम सोचते हैं कि हम वेल रिसर्च्ड करके, अच्छे से रिसर्च करके, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और फिर अपना कलेक्शन बनाएंगे। आपको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपकी पहुँच में है तो सब लोग सेम कलेक्शन बनाएंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे दिस इज ए सेट। आपका आंसर हो जाएगा दिस इज ए सेट बिकॉज द टर्म ऑल बॉयज इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पर। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। आप किसी से भी कहें कि ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 का कलेक्शन बनाइए, सब लोगों का सेम कलेक्शन बनेगा और इसलिए ये भी होगा हमारा सेट। आंसर आप उसी तरह से लिखेंगे जैसे पहले लिख रहे थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अगेन आप किसी से भी कहें आपको सेम कलेक्शन मिलेगा, इसलिए ये भी हमारा एक सेट होगा। फिर आप ऐसा नहीं सोचना कि मुझे तो पता ही नहीं है मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नावल लिखे थे, किसको क्या पता होगा।
हम मानते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पहुंच में है, नहीं है तब भी आप उसको ढूंढ लेंगे। और जब आप अपना पूरा रिसर्च कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में सारी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में होने के बाद कलेक्शन बनाएंगे, तो क्या सब लोगों का सेम कलेक्शन बनेगा या अलग अलग बनेगा? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सेम कलेक्शन बनेगा एंड देयरफॉर इट इज़ ए सेट। हम आ जाते हैं सेवंथ पार्ट पर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अगेन सब लोग सेम कलेक्शन बनाएंगे, इट इज़ ए सेट। अगेन ऐसा मत सोचिएगा कि किसी को पता ही नहीं होगा इंटीजर क्या होता है, किसी को पता ही नहीं होगा इवन इंटीजर क्या होगा। जिसको नहीं पता है उनका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मालूम करें, और मालूम करने के बाद जब कलेक्शन बनाएंगे तो आप देखेंगे सभी का सेम कलेक्शन बनेगा, और इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज ए सेट। हम आ जाते हैं एट्थ पार्ट पर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अगेन इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन क्या होता है, उसका डेफिनेशन हमारे पास है लैंग्वेज में, उसके अकॉर्डिंगली सब लोग सेम कलेक्शन बनाएंगे एंड देयरफॉर ये भी हमारा बन जाता है एक सेट। आ जाते हैं नाइन्थ पार्ट पर, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। सोचिए, अगर हम अलग अलग लोगों से कहें कलेक्शन बनाने का, क्या सब लोग सेम कलेक्शन बनाएंगे? नहीं। कुछ लोगों के लिए तो लायन भी डेंजरस एनिमल नहीं हो सकता है, और कुछ लोगों को तो चींटी से भी डर लगता है। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये टर्म वेल डिफाइंड नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग कलेक्शन बनाएंगे, इसलिए दिस इज अगेन नॉट ए सेट। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 आज ही अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हियर, 2 में एक सेट आपको गिवन है, लेट ए इक्वल टू दिस सेट। कल हमने देखा था सेट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेम ऑफ द सेट ए है, और इस सेट के अंदर ये आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। अगर कोई एलिमेंट ए का सेट है तो उसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, अगर एलिमेंट है तो। अगर कोई नंबर इसका एलिमेंट नहीं है तो हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू। सोचिए, खुद से तय करिए, क्या 5 ए का एलिमेंट है? 5 को अपने माइंड में रखिए, ए के अंदर जाइए, क्या ए में 5 है? यस, 5 इज देयर, तो हम बोलेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। 8 चेक करिए, क्या 8 है ए में? नहीं है, नहीं है तो हमको बोलना होगा 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्या 0 ए में है? चेक कर लेते हैं, 0 नहीं है, अगेन 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। फोर्थ पार्ट, 4 ए में मिलता है क्या आपको? यस इट इज देयर, 4 बिलोंग्स टू ए। देन क्या 2 है? चेक करिए, 2 भी ए के अंदर है, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 है क्या? 10 इज नॉट देयर, 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो प्लीज़ इन टर्मिनोलॉजी से आप फैमिलियर हो जाइए, सिंबल को याद रखिए, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। ऐसा करके हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, और उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 6 डिफरेंट सेट्स लिखे हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। कल हमने लिखा जो फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशंस पढ़ा था, उसके अंदर मालूम किया था कि देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए सेट। किसी भी सेट को या तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि इस टाइप का होता है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड ऑल दैट। इस तरह से एक्स सच दैट करके जो लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म ऐसा होता है जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को लिस्ट अप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ये फॉर्म एक से दूसरे में चेंज करने की प्रैक्टिस करना है। चलिए करते हैं। ये सेट आपको लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी आपको सारे एलिमेंट्स लिस्ट अप करना है। और ये रोस्टर फॉर्म लाने के लिए आपको सारे एलिमेंट्स लिस्ट अप करना होता है। सारे एलिमेंट्स लिस्ट अप करने के लिए अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका सबसे आसान तरीका होता है, आप x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकाल लीजिए फॉलोइंग दिस कंडीशन। यहाँ जो भी कुछ कंडीशन दिया है, x इज एन इंटीजर एंड x बिटवीन -3 एंड 7। -3 और 7 के बीच के सारे इंटीजर्स की वैल्यू x की वैल्यू हो सकती है। अगर आप x की सारी वैल्यूज को निकाल करके और उनको लिस्ट अप कर लेते हैं तो आपका सेट बन जाएगा। तो इसका आंसर आपका होगा सेट ए इक्वल टू, अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, x की सारी वैल्यूज लिखना है। x -3 हो सकता है? नहीं, -3 के इक्वल तो नहीं हो सकता। -3 के राइट में कौन मिलेगा आपको? -2 हो सकता है, सारे इंटीजर्स ढूंढना है। -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 तक हो सकता है।
ओके, जिन लोगों को इंटीजर याद नहीं आ रहा है प्लीज़ कल वाला वीडियो आप देखिए जिसके अंदर कि हमने फार्मूलाज एंड डेफिनेशंस लिया था, वहाँ से आप इंटीजर्स लर्न कर लीजिए, तब आप ये कर पाएंगे। इसके बाद में हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में सेट बी है, बी के अंदर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, सारे नेचुरल नंबर्स ले लेना है। तो अगेन मुझे जब b लिखना है तो मैं कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा और उसके अंदर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x लिख दूंगा। सोचिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं x की जो वैल्यूज पॉसिबल हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 लिखना है, 2 लिखेंगे, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा क्या? नहीं, ओनली लेस देन 6 बोला, इक्वल टू 6 नहीं आ सकता, 5 तक होगा, दैट्स ऑल। लेट अस गो टू थर्ड पार्ट में आपके पास में एक सेट सी है, उसके अंदर आपको x लेना है सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेना है और इस तरह से लेना है कि द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। चलिए x की सारी पॉसिबल वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास लिखने के लिए आंसर नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। जो मेरा थर्ड पार्ट का सोल्यूशन होगा मैं उसको यहाँ पर ले रहा हूँ। c इक्वल टू ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स लेना है, वो सारे 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिनका सम ऑफ डिजिट्स 8 हो। 2 डिजिट नेचुरल नंबर नेचुरली 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 में तो सम ऑफ डिजिट्स 8 नहीं होता, 1 के साथ अगर मुझे सम 8 बनाना है तो मेरे पास 17 होना चाहिए। 17 एक 2 डिजिट नंबर है, फिर 17 के बाद में 1 को इंक्रीज करूँ तो 2 के साथ में क्या लिखूँ कि सम 8 बन जाए, 26 होगा। 2 के बाद 3 के साथ मुझे सम 8 बनाने के लिए 5 लिखना होगा, 4 के साथ 8 बनाने के लिए 4 लिखना होगा, 4 के बाद 5 आता है, 5 के साथ 8 बनाने के लिए 3 लिखना होगा, देन 6 के साथ 8 बनाने के लिए मुझे 2 लिखना होगा, 7 के साथ 8 बनाने के लिए मुझे 1 लिखना होगा। ये सारे 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं जिनमें सम ऑफ डिजिट्स 8 है। 71 के बाद भी कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है क्या जो 2 डिजिट हो, सम ऑफ डिजिट्स 8 हो? सोचिए, यस, 80 भी हो सकता है, राइट। तो दिस इज द आंसर। x की सारी वैल्यूज आप लिख लीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं d पर। d x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। 60 के प्राइम डिवाइजर्स चाहिए। प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं, प्राइम नंबर्स अ नंबर विच हैज नो प्रॉपर डिवाइजर्स, जिसके डिवाइजर्स वो नंबर एंड 1, ओनली 2 ही डिवाइजर होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। चलिए डी में लिखते हैं कौन कौन प्राइम नंबर्स हैं जो कि 60 को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, एंड नेचुरली 2 डिवाइड 60, 2 तो मुझे मिलेगा। 2 के बाद आप देखेंगे कि अगला प्राइम नंबर होता है 3, 3 भी तो 60 को डिवाइड करता है, यहाँ पर 3 भी आ जाएगा। 3 के बाद में प्राइम नंबर था 3 के बाद में आप देखेंगे कि अगला प्राइम होता है 5, एंड अगेन अगर आप 5 से 60 को डिवाइड करते हैं तब भी डिवाइड हो जाता है, 5 विल कम। 5 के बाद मिलता है 7, 7 के बाद 11, इसके बाद का कोई भी प्राइम 60 को डिवाइड नहीं कर पाता, क्योंकि 5 के बाद का 5 से बड़ा कोई भी प्राइम 60 को डिवाइड नहीं कर पाता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3, 5। फिर हम आ जाते हैं ई पर। The set of all letters in the world trigonometry. Okay, सेट ई बनाएंगे, इसके अंदर से सारे लेटर्स फ्रॉम दिस वर्ड उठा लेते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा टी, टी के बाद आपको मिला है आर, आर के बाद आपको मिला है आई, आई के बाद आपको मिलता है जी, जी के बाद मिलता है ओ, ओ के बाद मिलेगा आपको एन, एन के बाद फिर मिलता है ओ। लेकिन आपको याद आ रहा होगा कि सेट के अंदर एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो ओ को हम वापस से नहीं लिखते हैं। फिर इसके बाद हमको मिल जाता है एम, एम के बाद हमको मिलता है ई, ई के बाद मिलता है हमको टी जो कि ऑलरेडी आ चुका है, रिपीट नहीं करेंगे। फिर हमको मिलता है आर, आर भी आ चुका है, रिपीट नहीं करेंगे। फिर हमको मिलता है वाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप से आप नंबर 6th पार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक सेट बनाना है एफ, set of letters in the word better. Again it will be B, E, T, T को रिपीट नहीं करेंगे, E को भी रिपीट नहीं करेंगे, तो इसके बाद जस्ट मिलेगा R। इस तरीके से आप इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं।
इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सेट्स हमको दे रखे हैं, इनमें हर एक को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा करेक्शन है, ये स्मॉल ब्रैकेट के बजाय यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट होगा। ओके, देन हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में इस सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट, इतना तो हर क्वेश्चन में हम लिखते ही हैं। x सच दैट के बाद में यहाँ पर हमको एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखना है जो सारे एलिमेंट्स में कॉमन प्रॉपर्टी हो। सोचिए जरा, सारे एलिमेंट्स में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? 3, 6, 9, 12 सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। ओके, 3 का मल्टीपल्स मीन्स 3 इंटू समथिंग। ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी जब आपको मिल जाए तो आप लिख लेंगे कि x सच दैट x इक्वल्स मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कैसे लिखूंगा? 3n। 3n लिखने के बाद में n क्या होना चाहिए? n इज ए नेचुरल नंबर। कोई नेगेटिव थोड़ी मल्टीप्लाई करना है कि अगर आप इंटीजर लिख देते तो नेगेटिव नंबर भी 3 में मल्टीप्लाई होने लगेंगे। हमको एग्जैक्टली यही एलिमेंट चाहिए, तो x शुड बी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू जो आपकी स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कहाँ तक जा सकती है? n की वैल्यू 4 तक जा सकती है। n इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। ये सारी कंडीशंस लिख देते हैं तो हमारा जो फर्स्ट सेट था वो सेट बिल्डर फॉर्म में मिला। और ये लिखने के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस ना हो तो चेक कर सकते हैं, n लेस देन और इक्वल टू 4। n की सारी वैल्यूज रखिए और चेक करिए x के लिए जो वैल्यूज मिल रही हैं वो एग्जैक्टली यही है या अलग मिलती हैं। ओके, n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? नेचुरल नंबर है तो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। n इक्वल टू 1 ले लें, 3 मिल जाएगा। उसके बाद होगा 2, 3 2 6, n इक्वल टू 3, 3 3 9, n इक्वल टू 4, 4 3 12। और कुछ तो हो नहीं सकता है। देन आपने फर्स्ट को करेक्टली लिख लिया है। अब आ जाइए सेकंड पर। सेकंड में अगेन x सच दैट, यहाँ तक तो कुछ सोचना नहीं है। अब इनके अंदर एक पैटर्न देखिए, 2 4 8 16 32। ये मल्टीपल्स तो नहीं है 2 के, बट अब देख रहे हैं 2 4 8, 8 इज एक्चुअली 2 क्यूब, इट इज 2 टू द पावर 4। ये एक्सपोनेंट्स हैं 2 के, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 टू द पावर n। अगेन n को नेचुरल नंबर होना चाहिए और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा सकती है? 2 टू द पावर 5 इज 32, n लेस देन और इक्वल टू 5 तक जा सकती है। फिर से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट 5 25 125 625। 5 है, ये आपको 5 स्क्वायर दिखता है, 5 क्यूब दिखता है। ओके, देन अगेन दे आर एक्सपोनेंट्स ऑफ 5। क्या लिख लेंगे आप? x सच दैट x इक्वल्स 5 टू द पावर n। उसी टाइप से n इज अ नेचुरल नंबर एंड n शुड बी हियर लेस देन और इक्वल टू 4। सेम प्रोसीजर लेकर के आप फोर्थ पार्ट के बारे में सोचिए, 2 4 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर लास्ट एलिमेंट नहीं लिखा है, मतलब ये इनफाइनाइट सेट है, इन्फिनिट सेट है, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। 3 डॉट्स लिख करके छोड़ दिया, मतलब ये पैटर्न कंटिन्यू होता है। लास्ट में कुछ नहीं लिखा, मतलब ये पैटर्न कभी खत्म ही नहीं होता है। 2 4 6 मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं, इवन नंबर्स हैं। कैसे लिख सकते हैं? x सच दैट x इक्वल्स 2n। 2n के साथ में n को क्या होना चाहिए? n को नेचुरल नंबर होना चाहिए। कहाँ तक हो सकता है? कोई एंड नहीं है, कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। यहीं पर बंद कर दें, सारे नेचुरल नंबर n के लिए मिल जाएंगे और उनका डबल करके सारी x की वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑफ कोर्स इसको अगर आप चाहें तो वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, सारी दूसरी जगह पर भी आपको डिस्क्राइबिंग के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, x such that x is an even natural number। ऐसे लिखेंगे तब भी चल जाएगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में 1 4 9 कंटिन्यूइंग अप टू 100। ये 3 डॉट्स का मतलब होता है कि सेम पैटर्न कंटिन्यू करता है, और एक लास्ट एलिमेंट लिखा है मतलब ये पैटर्न कंटिन्यू करके यहाँ तक जाता है, यहाँ पर खत्म हो जाता है। 1 4 9, 4 इज 2 स्क्वायर, 9 इज 3 स्क्वायर, 1 इज 1 स्क्वायर। ऐसा चलते चलते आप इसको 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा जब आप सोच लेते हैं तो आपको फिफ्थ पार्ट का आंसर मिल जाएगा। x such that x में कौन आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है नंबर्स के। x इक्वल टू स्क्वायर ऑफ n, n शुड बी अ नेचुरल नंबर एंड
n should be smaller than or equal to 10, less than or equal to 10। ऐसा करके आप क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पेज 5 में आपको लिस्ट करना है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो सेट गिवन है उनके सारे एलिमेंट्स आपको लिस्ट करना है। कैसे लिस्ट करते हैं? x की सारी वैल्यूज लेना होती हैं। फर्स्ट पार्ट है a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप? a लिख लीजिए और x की सारी वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू मिलती हैं? ऑड नेचुरल नंबर। सारे ऑड नेचुरल नंबर्स लिख दीजिए 1 3 5 और उसके बाद यहाँ पर हमने 3 डॉट्स लगा दिए। 3 डॉट्स का मतलब सेम पैटर्न कंटिन्यू होता है और कभी खत्म नहीं होता, कंटिन्यू चलते ही जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में है b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x बिटवीन -1/2 to 9/2। अब यहाँ पर इंटीजर्स हमको बहुत अच्छे से पिकअप करना है। समझने के लिए आप नंबर लाइन बना लीजिए और नंबर लाइन में -1/2 का मतलब होता है -0.5, तो आपका -1/2 इस जगह पर होगा नंबर लाइन में और 9/2 का मतलब होता है 4.5, तो आपका 4.5 जो है नंबर लाइन में इस जगह पर होगा। अगर आप इन चीज़ों को नंबर लाइन पर समझ लेते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन ये बन जाता है कि x की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? -1/2 एंड 9/2 के बीच के सारे इंटीजर। -1/2 एंड 9/2 दोनों बाउंड्रीज आपने बना दी, इनके बीच के इंटीजर्स उठा लीजिए। कौन कौन इंटीजर हुए? 0 1 2 3 4। तो आंसर लिखना तो बहुत आसान है, बट समझने के लिए अगर आप एक बार नंबर लाइन का यूज़ कर लेते हैं सेकंड पार्ट में तो चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए, समझ लीजिए। इसके बाद में हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड में है सी x such that x is an integer and x square less than or equal to 4। अगर आप नंबर लाइन बना लेंगे तो इजी पड़ेगा। x एक इंटीजर लेना है, वो वाला इंटीजर जिनका स्क्वायर 4 से कम हो। नेचुरली 2 का स्क्वायर 4 से कम होता है, उसके पहले 1 0 -1 -2 से लेकर के 2 तक के जो भी इंटीजर आपको मिलते हैं सभी का स्क्वायर तो 4 से कम ही होता है। नेगेटिव नंबर का भी तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा करके अगर आप इसको नंबर लाइन पर समझ लेते हैं तो आपको पता लगेगा कि जो हमारे आंसर होंगे -2 से 2 तक सारे हो सकते हैं। और फिर एक बार नंबर लाइन पर ये सिनेरियो को समझ लेने के बाद में आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट डी x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ये तो सिंपल है, LOYA। एल हम रिपीट नहीं करेंगे। इस तरह से आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। x such that x is a month of a year not having 31 days। वो वाले सारे मंथ्स लेना है ईयर के जिनमें 31 डेज नहीं होते। सोचिए जनवरी में तो होते हैं, फरवरी में नहीं होते, मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, जून सितंबर नवंबर। तो वो सारे मंथ्स जिनमें 31 डेज नहीं होते उनको लेना है। हमने फरवरी को ले लिया जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं। उसके अलावा वो सारे मंथ्स ले लेना जिनमें 30 डेज होते हैं। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। सिक्स्थ पार्ट पर चलते हैं। x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कॉन्सोनेंट जानते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल तो होते हैं A E I O U और जो भी लेटर्स वॉवेल नहीं है वो सारे हैं कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर आपको x लेना है जो कि कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स का मतलब होता है कम्स बिफोर, है ना। सक्सीड का मतलब होता है जो बाद में आता है और प्रीसीड्स का मतलब होता है जो पहले आता है। के पहले आने वाले सारे कॉन्सोनेंट्स लिखिए। ये तो वॉवेल था, फिर आप लिखेंगे B C D E वॉवेल है, F G H I भी वॉवेल है, J और उसके बाद तो के आता ही है। तो के पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट्स मैंने यहाँ पर लिस्ट अप कर लिए। इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है। होमवर्क में आप प्लीज़ सॉल्व एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 सारा कर लीजिए और एग्जाम्पल जब सॉल्व करते हैं तो प्लीज़ उसको सोल्यूशन को कॉपी डाउन नहीं करना है बुक में से, सिर्फ क्वेश्चन को आप बुक के अंदर से कॉपी डाउन करेंगे और सोल्यूशन आप अपनी समझ से करेंगे। कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इन सब के बाद में आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लीजिए प्लीज़। इसके अलावा होमवर्क में क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इसको भी आप होमवर्क में कर लीजिए प्लीज़। ऐसा कर लेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 आपका कंप्लीट भी हो जाता है और इसका रिवीजन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा।
तो इस वीडियो में अब इतना ही रखते हैं। थैंक यू।